हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर ओनली। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था वो देखा था कि जब हम केवल रजिस्टर को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं, करंट और वोल्टेज किस तरह से लीड करती है एसी वोल्टेज में। जब हम किसी एसी वोल्टेज में केवल रजिस्टेंस में करंट देते हैं, जब केवल रजिस्टेंस में करंट देखते हैं, बेटा ये तीनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो आप कोई भी दिन की वीडियो ना छोड़ें। यदि आप किसी भी दिन की वीडियो छोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट डे की वीडियो नहीं समझ में आएगी। नेक्स्ट डे के जो वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप वीडियो को जरूर देखा करें डेली, और यदि कोई आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको, ठीक है। तो हम बात करते हैं वी कि यदि किसी इंडक्टर में हम करंट का फ्लो करा रहे हैं, एसी करंट का जब हम फ्लो करा रहे हैं किसी इंडक्टर में तो क्या होता है। तो आपको पता है जैसे ही हम एक यहाँ पे हमने लिया प्योर इंडक्टर, केवल इंडक्टर और कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना रजिस्टर लगा हुआ है ना कैपेसिटर, केवल क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो हमने जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराई, एसी करंट, तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुए, और फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आप सभी जानते हैं क्या होता है, E माइनस एल डी फाई अपॉन वो डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है वो यही बनता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने निकाला है हुआ है V वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन के आ गया वो हमारे पास ही आ गया। किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो वो किरचॉफ का वोल्टेज बाय के वी एल, तो आपका V प्लस ई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कहता है कि जितनी भी टोटल वोल्टेज बन रही है अंदर इजिकल्स टू क्या हो जाती है, 0। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभी वीडियोस को देखा करें, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है। यदि आपने पीछे की वीडियो छोड़ दी है तो आपको आगे की वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, V प्लस ई इजिकल्स टू 0, और हम यहाँ पे बात करते हैं कि V, और ये जो आपका E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो V इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, L डी आई अपॉन डी टी। यस स्टूडेंट्स, यही आएगा, ठीक है। यहाँ से V की वैल्यू पुट करता हूँ, V नॉट साइन ओमेगा टी इजिकल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ से मैं डी आई की वैल्यू निकालता हूँ तो स्टूडेंट्स वो निकल के आती है V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में आके आ गया एल। यस स्टूडेंट्स, यही वैल्यू निकल गई। अच्छा, यहाँ पे यदि मुझे ये तो आई छोटे मतलब स्मॉल करंट के लिए डी आई, यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड में तो मुझे आई मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे मिल गया आई, और यहाँ पे मिल गया वी नॉट एल, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन ओमेगा टी से, साइन ओमेगा टी का डी टी से। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया तो आपको पता है वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, इसलिए ओमेगा का भी इंटीग्रेशन होगा और वो आ जाएगा नीचे। बायो वाले स्टूडेंट्स इतना ही याद रखें कि यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा कहाँ जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन, यहाँ पे जो भी है ओमेगा टी है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो हो गया आपके पास माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये ओमेगा टी का जब ओमेगा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये ओमेगा भी नीचे आ जाता है, ठीक है। ओमेगा जो कांस्टेंट है वो कहाँ जाता है, डाउन साइड में। अच्छा, ये बात सभी को समझ में आई, ये आया। बाहर ले लेते हैं हम इसे, I इजिकल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन एल, यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, कॉस ओमेगा टी, और जबकि हमारा जो वोल्टेज है वो किस में है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम दोनों इनको एक ही उसमें कर लेते हैं, क्योंकि हम साइनोसॉइडल वेव को बनाना जानते हैं, तो हम इस तभी कंपेयरिंग कर पाएंगे। तो मैं इस करंट को भी साइन के रेस्पेक्ट में बनाता हूँ। तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा को यदि मेरे को साइन में बदलना है तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा में लिख सकता हूँ। नीचे क्या लग रहा है, इसको ओमेगा को इसके साथ ही लिख दो, ठीक है, ओमेगा लिख देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये माइनस को यदि मैं अंदर लेके जाऊँ तो ये बन गया वी नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 अपॉन ओमेगा एल। बेटा ये आपकी बन गई किसकी, करंट की इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन बन गई आपकी, ये बन गई आपकी करंट की इक्वेशन। अब जब ये आपकी करंट की इक्वेशन बन गई, देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये आपकी करंट की इक्वेशन बन गई और आपकी वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देखें जो करंट है उसका एंगल पाई बाय 2 पीछे है वोल्टेज के एंगल से। जैसे स्टूडेंट्स जो करंट है उसका जो एंगल है, ये देखो, ये जो करंट का एंगल और वोल्टेज के एंगल को आप कंपेयर करो तो करंट का जो एंगल है वो क्या है, पाई बाय 2 पीछे है किसके एंगल से, आपके वोल्टेज के एंगल से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। आप देख रहे हैं ना इन दोनों एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, पाई बाय 2 का डिफरेंस है। एंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट आई लैग्स फेज एंगल पाई बाय 2 फ्रॉम वी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आई लैग्स कर रहा है, आई लैग्स कर रहा है, आई पीछे है बाय फेज एंगल, बाय फेस एंगल पाई बाय 2, फेस एंगल पाई बाय 2 फ्रॉम वी, फ्रॉम वी। कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आई है ना आपका वो पाई बाय 2 एंगल पीछे है किससे, आई एक्स बाई फेस एंगल पाई बाय 2 फ्रॉम वी। तो आपका जो वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज उसमें जो करंट बन रही है, तो बनने वाली करंट क्या होती है, पाई बाय 2 लैग्स करती है। लैग्स मतलब पीछे की तरफ रहती है फेज एंगल में। आपको पिछली बार मैंने फेज एंगल समझाया था थोड़ा सा। अच्छा ये स्टूडेंट्स आप सभी को बात समझ में आई। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें केवीएल अप्लाई किया, V प्लस इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू ये आ गया। मुझे DI निकालना है, करंट निकालनी है, तो मैंने DI को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके गया। और मुझे DI को यदि I में बदलना है तो इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। यहाँ से मेरे पास जो रिलेशनशिप निकल के आया वो ये निकल के आया। ये मैंने आपको बता दिया, cos ओमेगा t को मैंने क्या किया है, cos ओमेगा t को मैंने साइन में बदल लिया, तो साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t हो गया। और यहाँ से मेरे पास करंट की वैल्यू निकल के आ गई स्टूडेंट्स ये। तो I लैग्स बाय फेज एंगल पाई बाय 2 फ्रॉम V। ये जो आपका I होता है वो पाई बाय 2 पीछे की तरफ होता है वोल्टेज से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम इसके बनाते हैं वेव डायग्राम। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ का पोर्शन थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। देखिए मुझे यदि वेव डायग्राम इसका बनाना है तो वेव डायग्राम मैं किस तरह से बनाऊंगा। वेव डायग्राम बनाने के लिए मैं करंट और वोल्टेज की इक्वेशन को क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो मुझे पता लगता है क्या, मुझे पता लगता है यदि मैं t इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, यहाँ पे देखिए यदि मैं t इक्वल्स टू 0 लेता हूँ तो उस कंडीशन पे जो आपका e निकल के आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो v की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो उस कंडीशन पे आपकी जो I है, करंट जो है, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखिए आपके यहाँ पे जो करंट है I, एक स्टूडेंट ये बात समझिए कि यहाँ पे मैंने I इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल लिखा है। अच्छा ये आपको दिख रहा है वी नॉट ओमेगा एल, वी नॉट ओमेगा एल। बेटा ये आपके बताएगा मैक्सिमम करंट को, किसको बताएगा, मैक्सिमम करंट को। वी नॉट इक्वल टू ओमेगा एल किसको बताएगा, मैक्सिमम करंट को। यहाँ पे जो ओमेगा एल है ना वो इंडक्टिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है कि इस इंडक्टर के कारण कितना रेजिस्टेंस हो रहा है। देखो V आपने एक फार्मूला पढ़ा है I इक्वल टू V अपॉन R। तो कोई भी करंट कब बनेगी, जब नीचे रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे जो ये ओमेगा एल है वो किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले कर रहा है। बेटा किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस। तो हम इसको बोलेंगे ओमेगा एल को इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जो मेरे पास इस इक्वेशन को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो आपकी मेन जो इक्वेशन आई करंट की वो ये आई, ठीक है, और वोल्टेज की इक्वेशन आपके पास आई वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स। तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 और यहाँ पे ओमेगा टी, मतलब जो करंट है वो लैग कर रहा है किससे, वोल्टेज से, और कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। तो यहाँ पे हमने देखा कि तो आई नोट वाली बात समझ में आ गई। इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया है, आई नोट बोल दिया। वी नोट अपॉन ओमेगा एल को मैंने आई नोट बोल दिया जो कि मैक्सिमम करंट है। तो
आपको पता है करंट जो बनता है वो किससे बनता है, V अपॉन आर से। तो मतलब ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ओमेगा एल, वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। हाँ वो रेजिस्टेंस है, लेकिन किसके कारण है, वो रेजिस्टेंस है हमारा इंडक्टर के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब t इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0 हो गया, और यहाँ पे जब i की वैल्यू आप निकालोगे, तो i की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे 0 रखोगे तो i की वैल्यू निकल के आएगी माइनस आई नॉट, t इक्वल्स टू 0 पे। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t का ग्राफ बनाता हूँ। तो वो आपका बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 t/2, ये हो गया t/4 और ये हो गया 3t/4। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका ग्राफ बन के आया, लेकिन अभी हमको पता है क्या कि हमें किसका ग्राफ और बनाना है। ये यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इसकी कहाँ तक जाएगी, v0 तक जाएगी। v0 यहाँ पे भी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, v0 माइनस का। ठीक है, ये तो हमने इसका वेव का डायग्राम बना लिया, v का बना लिया। आपको पता है कि v0 साइन ओमेगा t है। जो v0 होता है वो एम्पलीट्यूड की कितना ऊंचा ग्राफ जा रहा है, और साइन ओमेगा t का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट थिंग, वो आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है आई नॉट, आई t इक्वल्स टू 0 पे आई कैसा है, माइनस का आई नॉट, मतलब कि आपकी बार ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और बेटा याद रखना कि v इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन आर, कि आर का जब डिवाइड कर रहे हैं ना v में तब आई मिल रहा है, तो आई मतलब v से छोटा है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे थोड़ा नीचे। इसका ग्राफ भी साइन का ही बनेगा, साइन वेव भी बनेगी, लेकिन इस बार बनेगा ग्राफ नीचे। और नीचे तो बनेगा, लेकिन किस तरह से बनेगा कि आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट होना चाहिए t पे 0 पे। तो देखिए ये स्टूडेंट इसका ग्राफ बनेगा क्या, कि आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट है किस पे, t इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, फिर जैसे ही वोल्टेज जहाँ पे 0 होती है, वो करंट जहाँ पे 0 होती है वहाँ पे वोल्टेज हाई हो जाती है। या फिर आप कह सकते हैं वोल्टेज जहाँ पे हाई है वहाँ पे करंट 0, फिर जहाँ पे करंट हाई है वहाँ पे वोल्टेज 0 है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट, चलता रहता है। और ये यहाँ पे v नॉट करेगा आई नॉट को। तो ये आपकी वेव डायग्राम होता है वोल्टेज और करंट का। बात समझ में। इसी के साथ हम फेजर डायग्राम भी सीख लेते हैं इसका। तो देखिए फेजर डायग्राम में आपको सबसे पहले किसकी पोजीशन पता है, फेजर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले पोजीशन पता है किसकी, मान लीजिए हमें पहले पोजीशन पता है इसकी, आपकी वोल्टेज की। तो वोल्टेज की जब हमको पोजीशन पता है, वोल्टेज की पोजीशन यहाँ तक जा सकती है। वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और इसको मैंने लिख दिया v नॉट, कहाँ तक जा सकती है, v नॉट तक। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये आपने सबसे पहले ये बनाया, और ये कितने एंगल पे है, ओमेगा t एंगल पे। वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन को बताते हैं, किसी भी उसकी पोजीशन को बता दिया हमने, v की पोजीशन ओमेगा t वेक्टर पे है, ओमेगा t एंगल पे है, ये फेजर एंगल हो गया आपका। ठीक है, लेकिन आपको अब यदि मुझे करंट बनाना है, तो करंट आपको पता है कि जो इसकी वोल्टेज है उससे π/2 पीछे की तरफ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई लैग्स बाय फेज एंगल π/2, तो पीछे की तरफ है, तो कहाँ पे होगी, इस तरफ होगी, पीछे की तरफ। तो बेटा आपको पता है कि ये थोड़ी इसकी लाइन से इसकी लाइन थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, वोल्टेज करंट क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। और ये एंगल आ गया आपके पास π/2, ये एंगल आपके पास π/2 है, ये आपके पास ओमेगा t है। और जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इसका निकल के आ जाएगा आंसर इज इक्वल्स टू ओमेगा t माइनस π/2। तो बेटा ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया फेजर डायग्राम। ये आपका कैसा कौन सा डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम। तो बात समझ में आई अभी हमने जो इस टॉपिक में पढ़ी। ठीक है, इसी के साथ बेटा इसमें एक लाइन और आती है, उसको भी समझिए। तो हमने वेव डायग्राम बनाया है, हमने फेजर डायग्राम अब तक। इसी में आगे देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें इसी का ही टॉपिक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे एक हमने जब करंट की इक्वेशन लिखी, तो करंट की इक्वेशन क्या निकल के आई, v नॉट अपॉन ओमेगा एल इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये आपकी किसकी इक्वेशन निकल के आई, आपकी करंट की इक्वेशन निकल के आई। तो स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे जो ओमेगा एल आ रहा है, इसको हमने आई नॉट लिख दिया था पूरे को, हमने इसको पूरे को क्या लिख दिया था, आई नॉट। तो यहाँ पे जो ओमेगा एल है एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस किसके कारण हो रहा है, ये रेजिस्टेंस हो रहा है इंडक्टर के कारण, इसलिए इसको बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि ऐसा रेजिस्टेंस जो हमें किसके कारण मिल रहा है, इंडक्टर के कारण मिल रहा है। कि इंडक्टर यदि अल्टरनेटिंग करंट का अपोज कर रहा है, आपको पता है उसमें फ्लक्स बन गया,
और फ्लक्स बनने के कारण इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, करंट का अपोज करेगा। तो जो उसमें वो प्रॉपर्टी आ रही है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, कि जो इंडक्टर के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, कि वो रेजिस्टेंस कर रहा है, मतलब किसी भी चीज को आने से रोक रहा है, उसी रेजिस्टेंस को, अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो हो रहा है उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव ये ओमेगा एल है, उसको हम, इसका एक सिंबल होता है एक्स एल, और इसको हमने बोल दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस। स्टूडेंट बात समझ में आ गई, इसको हमने क्या बोल दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट भी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, ओम। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, ओम ही होती है। तो यहाँ तक हमने बात समझा पाया होगा मैं आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट मैं बात करता हूँ आपसे कि यहाँ पे यदि हम अल्टरनेट, यहाँ पे ये जो ओमेगा एल है, यहाँ पे ओमेगा एल जो है वो इंडक्टिव इंडक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टेंस है। ठीक है, अब ये जो एल जो है वो तो इंडक्टेंस है, ये जो ओमेगा है, ओमेगा जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा का फार्मूला यही होता है। अब आपने देखा है कि जब आपकी इसकी बात करें हम, आपकी एक्सेल की, तो एक्सेल किसके इक्वल आ गया, ओमेगा एल के। तो जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी को चेंज करोगे तो एक्सेल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखोगे उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, एक्सेल चेंज होता जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि एक्सेल और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो ये बनेगा। यस स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे एक्सेल बढ़ेगा, यदि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेल भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सेल बढ़ेगा तो आई नोट की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, करंट कम फ्लो होगी। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से हम जब डायरेक्ट, ये तो हमने बात करी एसी करंट के लिए, क्योंकि फ्रिक्वेंसी किस में मिलेगी, केवल एसी करंट में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डीसी करंट की, तो डीसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 0। तो ओमेगा की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। और जैसे ही ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई निकल के, तो करंट क्या आ गई उस कंडीशन में, इन्फिनिटी। करंट कैसी आ गई, इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे हम बात क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जो बात करें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे हमने ओमेगा रखा, ओमेगा की वैल्यू 0 रखी, तो एक्सेल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंडक्टर कैन पास डायरेक्ट करंट, कि डायरेक्ट करंट तो इजीली पास कर सकता है, क्योंकि एक्सेल की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट करंट फ्लो करवाएंगे ना किसी इंडक्टर में से, उस कंडीशन में वो रिएक्टेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 0 आ रही है। ठीक है, बिल्कुल भी रिएक्टेंस नहीं दिखाएगा, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जैसे ही हम उसमें एसी करंट फ्लो करेंगे, तो एसी करंट फ्लो करने पर जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता रहेगा। यहाँ पे हमने देखा कि जब बिल्कुल भी उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहा है, 0, तो करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी में चेंजेस कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो हम कह रहे हैं इट कैन नॉट अपोज द डीसी करंट बट इट कैन अपोज द अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन वो करंट का क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएगा उतना ज़्यादा अपोज कराएगा। तो बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो टॉपिक था वो भी आपका यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये हमने आज बात करी है एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर ओनली, ऐसे सर्किट जिनमें केवल इंडक्टर होती है। ये बात मैं दोबारा बोलूँगा स्टूडेंट्स, आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, वीडियो को बीच में स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो को एक साथ कंटिन्यूटी से देखा करें। और यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी देखते रहें। जब चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तभी आप लोगों को समझ में आएंगी। ओके, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो वीडियोज़ को सभी ध्यान से देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।